दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का इकाई नंबर 1, जिसका नाम है राज्य, राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। यह इकाई जो है टोटल 15 अंकों की आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 3 इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 3 अंक आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से प्राप्त करेंगे और 2 अंक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आप प्राप्त करेंगे। इसके अलावा 6 अंक जो है आप लघु उत्तरीय प्रश्नों से प्राप्त करेंगे और एक प्रश्न जो है 4 अंकों का पूछा जाएगा। कुल मिला के 15 अंक इस इकाई से आपको प्राप्त होंगे। इस इकाई को शुरुआत करते ही हम जानेंगे कि शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है और उसको किसने किसने दी है। तो प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉबेल की। तो फ्रॉबेल कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षा बच्चे के अंदर पहले से मौजूद क्षमताओं को निखारने का कार्य करती है। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि शिक्षा जो है, जो एजुकेशन है, बच्चे के अंदर क्षमताएं तो होती हैं जो पहले से ही मौजूद होती हैं, लेकिन उसको निखारा किसके द्वारा जाता है? शिक्षा के द्वारा। तो यही फ्रॉबेल कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। जन्म से तो है लेकिन प्रकट बाहर शिक्षा के माध्यम से होती है। टीपी नन कहते हैं शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके, यानी योग दे सके। तो ये व्यक्ति का पूर्ण विकास करती है शिक्षा, और व्यक्ति जो है अपना पूर्ण योगदान जो है अपनी योग्यता के अनुसार देता है। इसका तात्पर्य अगर हम समझे तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है ताकि वह समाज के लिए उपयोगी बन सके, वो समाज में जो है अपना योगदान दे सके। वहीं ब्राउन कहते हैं शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समूह में। तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवेश में, यानी समाज के अंदर व्यक्ति के व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए जानबूझ करके अपनाई जाती है। तो यह है कुछ शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। अब एक प्रश्न उठता है कि विद्यालय से आप क्या समझते हैं, यानी कि विद्यालय क्या होता है? तो हम कहेंगे विद्यालय वह स्थान है जहां बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है फॉर्मल एजुकेशन जो है यहाँ पर प्रदान की जाती है। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा जो है विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का जो है विकास किया जाता है। उनका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। यानी कि यहाँ पर जो है ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का जो है विकास किया जाता है विद्यालय के अंदर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो विद्यालय जो है एक लघु समाज है। ठीक है, यहाँ पर समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों का प्रतिबिंब देखा जाता है, यानी कि उसका जो है ये आईना है। विद्यालय क्या है? समाज के जो भी आवश्यकताएं हैं, जो समाज में जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, वो विद्यालय में सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ का प्रतिबिंब जो है हमें विद्यालय में दिखाई देता है, हमें सिखाया जाता है। विद्यालय का वातावरण जो है वो विशिष्ट वातावरण होता है। ये शिक्षा के लिए विशेष रूप से निर्मित स्थान होता है विद्यालय। विद्यालय जो है एक शिक्षा का साधन है जहां पर औपचारिक शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं, यही प्रमुख केंद्र माना जाता है औपचारिक शिक्षा का। विद्यालय जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, यानी कि बाल केंद्रित रहता है विद्यालय। और इसके अलावा विद्यालय जो है योग्य नागरिक बनाकर राष्ट्र के विकास में योगदान देता है, यानी कि विद्यालय का काम क्या है? सामाजिक प्रगति भी करना। तो कुल मिलाकर लघु समाज जो है, विद्यालय एक लघु समाज है। विद्यालय का एक विशिष्ट वातावरण होता है। विद्यालय एक शिक्षा का साधन है और बाल केंद्रित वातावरण भी विद्यालय में देखने को मिलता है। और विद्यालय जो है सामाजिक प्रगति का आधार भी माना जाता है, जिससे योग्य नागरिक बनते हैं और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य की अवधारणा क्या है, यानी राज्य का मतलब क्या होता है। तो राज्य की अवधारणा की अगर हम बात करें तो राज्य किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ एक राजनीतिक रूप में संगठित समाज है। ये एक छोटा सा समाज है और संगठित है, यानी कि व्यवस्थित है। ठीक है, और ये इसका एक भूभाग होता है, छोटा सा निश्चित भूभाग होता है, उसका एक एरिया होता है। इस राज्य के कुछ अनिवार्य तत्व हैं और ये तत्व जो हैं ये कौन कौन से हैं? तो एक है जो है आपका जनसंख्या, यानी कि एक राज्य में राज्य के नागरिक होते हैं, उसकी एक जनसंख्या होती है। राज्य का निश्चित भूभाग होता है, यानी राज्य की तय की गई सीमाएं होती हैं। राज्य का जो है एक शासन होता है, यानी कि एक सरकार होती है जो नियम लागू करने की संस्था होती है, जो नियम लागू करती है। और राज्य में जो है प्रभु सत्ता होती है, संप्रभुता होती है, जो स्वयं निर्णय लेने के लिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। तो ये होते हैं राज्य के 4 अनिवार्य तत्व। इसे हमें जानना बेहद जरूरी है और याद रखना भी बहुत जरूरी है। अब एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा की दृष्टि से राज्य का क्या महत्व है। राज्य को तो हमने समझ लिया कि उसके अनिवार्य तत्व क्या होते हैं, राज्य क्या कहलाता है, उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन वहीं एक प्रश्न बनता है शिक्षा की दृष्टि से राज्य का क्या महत्व है, मतलब क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो राज्य जो है ये योग्य नागरिकों का निर्माण करता है, यानी कि राज्य को चलाने के लिए शिक्षित लोगों को तैयार करना राज्य का ही काम है, जिसमें आपके
नागरिक जो है वो डॉक्टर बनते हैं या फिर आर्किटेक्चर बनते हैं, पुलिस बनते हैं या फिर टीचर बनते हैं। तो योग्य नागरिक निर्माण करना राज्य का जो है ये महत्व है। और शिक्षा की दृष्टि से, यानी कि शिक्षा के माध्यम से राज्य जो है योग्य नागरिकों का निर्माण करता है। शिक्षा के ही दृष्टि से, यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही जो है राज्य क्या करता है, शिक्षा के लिए नए नीतियां बनाता है। शिक्षा नीतियों का निर्माण करना राज्य का काम है शिक्षा की दृष्टि से। शिक्षा का ढांचा कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है, कौन सी डिग्री कैसे देनी है, ये सारी की सारी। और साथ ही साथ इन शिक्षा नीतियों को निर्माण करते समय जो फंडिंग है, यानी कि जो पैसे लगेंगे, वो भी इस व्यवस्था करना राज्य का ही काम है। और उसके अलावा जो है शिक्षा की दृष्टि से राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण काम है सुचारू शासन की व्यवस्था करना, यानी बेहतर लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिक का निर्माण करना। जो अच्छे नागरिक हैं उनको यहाँ पे बनाना, जो एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण कर सकें, जो पढ़े लिखे हों, अच्छा जो है वहाँ पर नेता चुना जाए हैं, और सभी जो है वोट डालने का जो है अपने आप में अधिकार रखें। तो इस तरह के सुचारू शासन की व्यवस्था शिक्षा की दृष्टि से राज्य करता है। हम कह सकते हैं राज्य शिक्षा के माध्यम से समाज का कल्याण करता है। वहीं पर एक बात उभर के आती है कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो हम बोल सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को पूर्ण बनाना होता है। समझे आप? तो शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को पूर्ण बनाना होता है। यानी कि उसका वो ज्ञान भी प्राप्त करेगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा, उसका सांस्कृतिक विकास भी होगा, उसका चरित्र निर्माण भी होगा, उसकी जीविका का उपार्जन भी होगा, और पूर्ण जीवन जीने की तैयारी भी जो है शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा का यही कार्य है, यही उद्देश्य है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों में ज्ञान प्राप्ति आता है, जो बुद्धि का विकास करता है। शिक्षा के द्वारा जो है चरित्र का निर्माण किया जाता है, यानी कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही शारीरिक विकास संभव है, स्वस्थ शरीर का निर्माण किया जाता है। जीविका उपार्जन की व्यवस्था की जाती है, यानी आर्थिक रूप से जो है लोगों को निर्भर बनाया जाता है, ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके अच्छे से अच्छी नौकरी कर सके और आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक व्यवस्था कर सके, अपने परिवार को पाल सकें। और सांस्कृतिक विकास भी शिक्षा का एक उद्देश्य है, जो ये बताता है कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को कैसे समझना चाहिए, कैसे उसका पालन करना चाहिए। और शिक्षा का एक और उद्देश्य है जो है वो पूर्ण जीवन की तैयारी कराना, यानी कि जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना जो है शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये सारे के सारे सामान्य उद्देश्य हैं शिक्षा के, यानी कि कुल मिला के शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को पूर्ण बनाना होता है। अब एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो हमारा देश है उसके विकास में शिक्षा क्या योगदान देता है। हम कह सकते हैं कि अनुसंधान और नई खोजों को जो बढ़ावा दिया जाता है, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास संभव होता है, जो राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के द्वारा जो है महत्वपूर्ण जो है एक योगदान होता है। उसके अलावा जो है शिक्षा क्या करता है राष्ट्रीय विकास में, अंधविश्वास और कुरीतियों को खत्म करके आधुनिक समाज का निर्माण करता है, यानी सामाजिक सुधार करता है। उसके अलावा जो है शिक्षा आधुनिक तरीकों से उत्पादन बढ़ाकर देश को समृद्ध करता है, यानी कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा देता है। और शिक्षा के माध्यम से ही कुशल मानव संसाधन तैयार किया जाता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर है, और आपका जो है उसके अलावा साइंटिस्ट, आपका जो फाइनेंशियल है एडवाइजर वो बनते हैं, वकील बनते हैं, टेक्निकल पर्सन बनते हैं। ये कुशल मानव संसाधन है, जो अच्छा मानव जो कार्य करता है, जिसको उसको नॉलेज होता है, उस टाइप के आदमी बनाता है, जिससे कि राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो राष्ट्र के विकास में शिक्षा का ये महत्वपूर्ण योगदान है। हम कह सकते हैं शिक्षा किसी भी राष्ट्र की उन्नति की रीढ़ होती है, यानी बैकबोन होती है। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की उन्नति की रीढ़ होती है, यानी बैकबोन कहलाता है। एक प्रश्न बनता है कि सर्व शिक्षा अभियान SSA क्या होता है। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है प्रारंभ 2001 से की गई थी, जिसका मेन उद्देश्य जो था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच हो, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वहां तक सभी लोगों की पहुंच हो, जो छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, अनाथ है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, भिन्न बालक हैं, तो उन सभी बच्चों तक जो है शिक्षा की पहुंच हो। ये सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य था। भेदभाव को दूर करना भी सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य था, यानी कि लैंगिक और सामाजिक अंतर को पटाना या हटाना, भेदभाव को खत्म करना, यानी कि एक ही समाज में स्त्री हो या पुरुष हो वो दोनों पढ़ सके, और समाज में जो गरीब है, ऊंच नीच जाति का जो भेदभाव है उसे खत्म किया जा सके, और सभी को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो है शिक्षा प्रदान की जा सके। और इसका एक और उद्देश्य था बच्चों के अध्ययन स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करना। अगर हम बात करें तो जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका बहुत बड़ा विशाल प्रभाव है। इससे जो है 11 लाख बस्तियों को देश भर में इस योजना के माध्यम से लागू किया गया था, और इसके लागू होने से, सर्व शिक्षा अभियान के लागू होने से 20 करोड़
लगभग 19 करोड़ 20 लाख यानी कि 20 करोड़ बच्चे जो है इस अभियान से जो है लाभान्वित हुए थे, यानी कि उनको लाभ प्राप्त हुआ था। एक प्रश्न उठता है कि आर्थिक विकास किन तत्वों पर निर्भर करता है, यानी कि आर्थिक विकास का मतलब होता है कि हमारा जो देश है उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो तत्व हैं जिस पर हमारा देश का पूरा आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। हमारा प्राकृतिक संसाधन कितना अच्छा है उसी के ऊपर जो है आर्थिक विकास सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी कि जल कितना है हमारे पास, खनिज कितना है, भूमि की उपलब्धता कितनी है, ये सब चीज़ें अगर अच्छी हैं तो हमारे देश का अच्छा से विकास हो सकता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। यानी प्राकृतिक संसाधन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो है कार्यबल यानी कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, काम करने वाले कुशल लोगों की संख्या कितनी है, ये भी एक जो है महत्वपूर्ण तत्व है जो आर्थिक विकास में मदद करता है किसी देश की। जो कार्य करने वाले जो लोग हैं अगर वो कुशल है यानी कि वो पढ़े लिखे हैं, उनको हर काम की समझ है, तो जो है आपका आर्थिक विकास जो है वो बढ़िया हो पाएगा। उसके अलावा फिर से आपका जो नेक्स्ट आता है वो होता है आपका पूंजी। पूंजी यानी कि कैपिटल, कार्यों में निवेश करने के लिए जो धन है अगर आपके पास, यानी उद्योग लगाना है तो निवेश करने की आवश्यकता होगी, आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए आपको धन होगा, कोई शिक्षण संस्थाओं की विशेषता करनी है, व्यवस्था करनी है तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता होगी, कोई भी आपको वृद्धालय, अनाथालय ये सब खोलना है तो उसके लिए भी जो है आपको धन की व्यवस्था करनी होगी, कोई नया अनुसंधान करना है, एक्सपेरिमेंट करना है तो भी आपको धन की आवश्यकता होगी। तो हमारा पूंजी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो आर्थिक विकास में हमारे देश की मदद करता है, यानी कि कार्यों में निवेश करने के लिए हमें धन चाहिए, तो ये भी एक तत्व है। उसके अलावा जो है तकनीकी प्रगति यानी मशीन और विज्ञान का सही उपयोग अगर हम करते हैं, जो हमारे पास मशीन उपलब्ध हैं या जो मशीन हम बना रहे हैं उसका सही तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं तो आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। जैसे कि हम विंड पावर मिल लगाते हैं जिसको पवन चक्की कहा जाता है, सोलर पैनल लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल पावर है वो यूज़ होता है। विंड पावर मिल जो है हवा से चलता है, बिजली उत्पादन होता है, सोलर एनर्जी जो है आपकी धूप से चलती है, इससे भी बिजली उत्पादन होता है, तो हमको अलग से ज़्यादा पैसे लगा करके बिजली उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमारे पैसे बचते हैं, तो जिससे जो है हमारा आर्थिक विकास संभव हो पाता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है यानी तकनीकी प्रगति के द्वारा। और जो हमारा संगठन है, ठीक है, हमारा संगठन जो होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कार्य को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित करने वाले लोग जो हैं वो अगर अच्छे तरीके से, यानी कि जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं कि भाई प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पर है, कितना मौजूद है, ठीक है, हमारे पास जो कार्य करने वाले लोग हैं वो कितने कुशल हैं, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास तकनीकी कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी है, और हमारे पास जो है और भी आर्थिक रूप से विकसित करने के और तत्व कौन कौन से मौजूद है, तो उसको देखने के लिए एक संगठन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें लोग कार्य करते हैं और इन सब चीज़ों को जो है देखते हैं, इसको शेड्यूल करते हैं और इसके द्वारा जो है आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो ये सारे तत्व हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं किसी देश की प्रगति में। हम कह सकते हैं कि शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से संतुलित आर्थिक विकास संभव, यानी शिक्षित समाज हो और कौशल विकास किया जाए, यानी कि जो लोग कार्य करते हैं उनके अंदर स्किल हो, उनके अंदर वो गुण हो कि वो कार्य कर सके, तब जो है हम एक संतुलित आर्थिक विकास संभव कर सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि एनसीईआरटी के कार्य बताइए। यानी कि एनसीईआरटी का मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, तो इसके कार्य कौन कौन से, ये कौन कौन से मुख्य कार्य करता है, तो इसके बहुत सारे कार्य हैं जिसमें से कुछ प्रमुख कार्य हम यहाँ पे बता सकते हैं कि शोध कार्य जो है एनसीईआरटी करता है, यानी समूचे क्षेत्र में शोध को सहयोग करना और प्रोत्साहन देना जो है एनसीईआरटी का कार्य है। उसके अलावा जो एनसीईआरटी प्रशिक्षण देता है, यानी उच्च शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण में सहयोग करता है। आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है और जो शिक्षक जो उस शिक्षा को देंगे तो उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देता है। नीति लागू करना, यानी कि एनसीईआरटी जो है नीति लागू करता है, स्कूलों की शिक्षा पद्धति कैसी हो, उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं और उसमें क्या क्या विकास किए जा सकते हैं, तो उसके लिए नीतियां बनाता है। राज्य को सलाह देना, कोई राज्य जो है शिक्षा किस तरह से चला रहा है, उसमें क्या त्रुटियां हैं और क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो राज्य को जो है वहाँ की सरकार को, शिक्षा बोर्डों को जो है सटीक रूप से सलाह देगा कि आप ये चीज़ सही कीजिए तो आपका ये चीज़ सही हो जाएगा। और उन्नत प्रवृत्तियां, यानी कि शैक्षिक प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों को सृजन करना, यानी कि हर चीज़ को जो है अच्छे तरीके से लागू करना, चाहे वो कोई भी व्यवहार हो या प्रवृत्ति हो। तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी के मुख्य कार्य हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जिनको जानना आवश्यक है आपको, जो हमारे नोट्स में उपलब्ध है। अब एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के क्या दोष हैं, यानी क्या नुकसान होगा अगर शिक्षा का निजीकरण किया जाए, यानी कि जो है सरकारी शिक्षा जो है सरकारी स्कूलों में दी जाती है, अगर इसको प्राइवेट स्कूलों में दी जाने लगे तो दी जाती है तो उसके क्या क्या दोष हैं, दी जाती भी है और दी जाने और ज़्यादा दी जाने लगी है, तो इसके क्या क्या दोष उभर के आए हैं, यानी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली हैं अगर निजी हाथों में चला जाए, यानी कि मैं स्कूल खोल लूँ, आप स्कूल खोल लें, वो स्कूल खोल ले, तीसरा चौथा पांचवा जो भी मर्जी है वो स्कूल खोलता जाए,
लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, तो इसके क्या दोष उभर के आएंगे हमारे सामने, क्या समस्याएं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली समस्या हमको देखने को मिलती है महंगी शिक्षा। यानी सरकारी स्कूल में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो सस्ती होती है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो महंगी होती है। यानी कि गरीब बच्चों की पहुंच से बहुत ही बाहर होती है शिक्षा, बहुत ही महंगी होती है। ड्रेस अलग होता है, ठीक है, और एडमिशन चार्जेस अलग होते हैं, बुक जो है अपने हिसाब से चलाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें जोड़ी जाती हैं। तो ये महंगी शिक्षा का एक जो है कारण बन जाता है। तो ये निजीकरण होने का एक प्रमुख दोष है कि शिक्षा महंगी हो जाती है। और अगर शिक्षा का निजीकरण किया जाता है तो एक व्यावसायिक प्रवृत्ति उभर के आती है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के बजाय केवल लाभ कमाना हो जाता है। यानी कि पैसे में कैसे कमाऊं, मैं स्कूल खोलूं और पैसे कमाऊं, शिक्षा कैसा भी हो पर उससे मेरे को मतलब नहीं है। गुणवत्ता कैसी है, शिक्षा दी जा रही है नहीं दी जा रही है, वहाँ पे फैकल्टी कैसी है, शिक्षक कैसे हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, और जो है वो लाभ कमाने पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो यहाँ पे व्यवसाय की प्रवृत्ति बन जाती है, यानी पैसे कमाने का उद्देश्य यहाँ पे सामने आता है। ये भी एक दोष है शिक्षा का अगर निजीकरण किया जाता है तो। उसके बाद जो है शिक्षा का अगर निजीकरण किया जाता है तो एक चीज़ दिखाई देती है हमारे को, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच जो है शिक्षा की खाई बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, एक जो है बच्चा जो अमीर होता है वो जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, एक गरीब बच्चा जो है वो ढंग की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये जो है एक सामाजिक असमानता फैलती है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, समाज के बीच में। और उसके अलावा जो है एक और कमी देखने को मिलती है शिक्षा के निजीकरण के सामने, तो वो होता है गुणवत्ता में असमानता। यानी कि क्वालिटी कैसी है, तो सभी निजी संस्थानों में शिक्षा का स्तर एक जो है एक समान नहीं रहता है। मतलब हर कोई, मैंने आप प्राइवेट स्कूल खोला है, आपने प्राइवेट स्कूल खोला है, और किसी ने भी प्राइवेट स्कूल खोला है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, तो आपने देखा होगा कि नाम सुना होगा कि ये स्कूल बहुत बढ़िया है, अरे इस स्कूल मत डालो ये तो बेकार है। तो इसमें गुणवत्ता का असमानता होता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे शिक्षक, पढ़ाई का एक स्तर, वहाँ पे क्लीननेस, फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो गुणवत्ता शिक्षा जो है वहाँ पे नहीं मिल पाती है। कहीं पर औसत गुणवत्ता मिलती है, कहीं पर खराब गुणवत्ता मिलती है, कहीं पर उत्कृष्ट मतलब बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिलती है। तो निजीकरण के ये सारे दोष हैं। तो निजीकरण से क्या होता है कि जो निजीकरण है ये समाज के जितना भी सर्वांगीण विकास है उसमें असंतुलन पैदा कर देता है। सामाजिक विकास में जो है असंतुलन पैदा हो जाएगा अगर शिक्षा का निजीकरण जो है ये बढ़ता जाता है। तो इससे ये निम्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं शिक्षा के निजीकरण के द्वारा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपके शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर एक पहले प्रश्न की बात करें तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालयी शिक्षा। इसका मतलब यह है कि शिक्षा को केवल स्कूल, किताबों और परीक्षाओं तक सीमित मानना। संकुचित का मतलब होता है छोटे स्तर पर, यानी कि केवल संकुचित का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा है, और बहुत ही छोटी शिक्षा कहाँ मिलती है, विद्यालय में मिलती है। ठीक है, अगर आप जो है पूरी शिक्षा लेना चाहते हैं तो आपको सामाजिक दृष्टि से भी सब कुछ आना चाहिए। तो उसमें आपका मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, और कौशल विकास भी होगा। सब कुछ विकास जो है वो आपका होगा। तो संकुचित का मतलब होता है एक छोटा सा शिक्षा, छोटा सा शिक्षा। तो इसी को बोलता है शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालय शिक्षा, जिसमें केवल स्कूल में किताबों और परीक्षाओं तक सीमित माना जाता है। इसमें जीवन के अन्य अनुभव शामिल नहीं होते हैं, सामाजिक अनुभव शामिल नहीं होते हैं। इसी को संकुचित शिक्षा कहा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है ये बोल रहा है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया क्यों है। मतलब ये शिक्षा जो है ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में होता है, एक शिक्षा देता है और एक शिक्षा लेता है। तो इसीलिए जो है इसको द्विध्रुवी प्रक्रिया बोला जाता है। शिक्षक जो है ज्ञान देता है, विद्यार्थी उसे ग्रहण करता है। तो दो पक्ष होते हैं इसमें, तो ये टू वे प्रोसेस वाली प्रक्रिया होती है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया ये कहलाती है। तीसरा जो प्रश्न है इसमें बताया गया कि शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है। तो शिक्षा और समाज का जो संबंध है वो घनिष्ठ है, यानी बहुत ही गहरा है। समाज शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा समाज को सुधारती व विकसित करती है। ठीक है ना, हमारा समाज जो है वो शिक्षा को प्रभावित करता है, और जो शिक्षा है वो समाज को सुधारती है और विकसित करती है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह किसकी परिभाषा है, यानी कि यह परिभाषा किसने दी है, तो हम कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है परिभाषा दी है। सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है। इसके अनुसार जो है समाज में होने वाले बदलाव ही विकास को दर्शाते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें, विकासशील देशों के पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण क्या है, वो शिक्षा की कमी है। जब लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो वे आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से जो पिछड़ जाते हैं, जिससे जो है देश जो है पिछड़ापन महसूस करता है। यानी विकासशील देश का मतलब होता है जो देश अभी विकसित हो रहे हैं, मतलब अभी प्रगति के पथ पर है, विकसित नहीं हुए हैं, मतलब अभी स्टार्ट किया है उन्होंने विकसित होना। उनके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, खेती करने का नया तरीका देख रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनने जा रही हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनने जा रही हैं, सिंचाई सुविधाओं का विकास हो रहा है, डैम पुलों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही है, पवन चक्कियाँ लगाई जा रही है, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये विकसित देशों में स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो विकसित देश जो है वो पिछड़ क्यों रहे हैं, तो वहाँ पर जो है शिक्षा की कमी है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी, तो अगर उसको टेक्नोलॉजी को चलाना है, बढ़ाना है आगे, तो शिक्षित समाज चाहिए, शिक्षित लोग चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो अगर शिक्षा नहीं है तो वो पिछड़ जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो हम सभी जानते हैं शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है समाज में होती है। ठीक है, शिक्षा केवल स्कूल में नहीं होती बल्कि परिवार में होती है, मित्रों में होती है और समाज के अनुभवों में भी शामिल होती है। यानी शिक्षा जो है पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में जो है मौजूद होती है। भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो पाश्चात्य शिक्षा जो है यानी पश्चिमी जो शिक्षा है, बाहरी देश की जो शिक्षा है, उसने हमारे समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से भारत में आधुनिक विचार उत्पन्न हुआ है, विज्ञान उत्पन्न हुआ है और सुधार आंदोलनों का विकास हुआ है। हमने बाहरी देशों को देख करके सीखा है कि वो कैसे उन्नति पे उन्नति किए जा रहे हैं, तो हम भी वही चीज़ अपना करके अपने आप को भी जो है क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। हमारे अंदर हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे पहले स्त्री प्रथा था, सती प्रथा था, बहुत सारी प्रथाएं थे, ठीक है, बाल विवाह था, इस टाइप की जो चीज़ें हैं हमने धीरे धीरे खत्म कर दी हैं। तो ये हमारे अंदर क्या है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और ये किसके कारण है? पश्चिमी संस्कृति के कारण, पश्चिमी शिक्षा के कारण, पाश्चात्य शिक्षा के कारण। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कौन है? तो सभी जानते हैं कि परिवार जो है शिक्षा की प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने घर और माता पिता से सीखता है, इसलिए परिवार को पहली पाठशाला कहा जाता है। इसके बाद है शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? तो शिक्षा का औपचारिक साधन यानी कि जो फॉर्मल वे है वो विद्यालय है। विद्यालय क्यों है? क्योंकि विद्यालय में जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक जो है आपको डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें आपका नाम और आपकी जो पूर्ण जो आपने मेहनत की है कई वर्षों तक उसका पूरा परिणाम उसमें होता है। तो वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से जो है आपको शिक्षा दी जाती है, तरीके से पढ़ाया जाता है, अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, इसलिए विद्यालय को जो है औपचारिक शिक्षा का साधन माना जाता है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप। और जो अगला प्रश्न है ये बोल रहा है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु जो है वो बालक होता है, क्योंकि पूरी शिक्षा प्रणाली जो तैयार होती है, चाहे एनसीईआरटी तैयार करे, चाहे वो कोई राज्य करे, वो सारी की सारी जो शिक्षा प्रणाली तैयार होगी वो बच्चे को देख करके, यानी बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी रुचियां क्या है, उसका विकास कैसे कैसे हो सकता है, कितनी अच्छी तरीके से वो सीख सकता है, इन सब चीज़ों को देख करके जो है एक शिक्षा की रणनीति तैयार की जाती है, सिलेबस डिजाइन किया जाता है। तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या हो गया? बालक हो गया। आई बात समझ में आपको? तो अगर आप एमपी डीएलएड की 100% पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे नोट्स ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा गाइड किया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे लेने हैं। इमीडिएट आपको नोट्स मिलते हैं और उन नोट्स को पढ़ करके आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आप स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा, और बाकी प्लेलिस्ट आपके सामने है, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।